चलिए आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है और बहुत सारी अवस्थाएं देखेंगे जिसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है और केवल समझ से ही याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, उपसौर और अपसौर की स्थिति देखी थी, है ना। इसे क्या कहते हैं हम, उपसौर। उपसौर किसे, पेरिहिलियन को, और एफिहिलियन को अपन क्या कहते हैं, अपसौर हिंदी में कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे अवस्था को, देखो ये जानते हो आप कि सूर्य की, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है, और ये जिस कक्षा में ऑर्बिट है, ये इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये जो ये आपको दिख रहा है रास्ता जिस पर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूरज के, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा, इंग्लिश में ऑर्बिट। ठीक, ये जो ऑर्बिट का आकार है, अगर आपसे कोई आकार पूछ दे तो आप क्या बोलोगे, परवलयाकार। क्या बोलोगे, परवलयाकार। परवलयाकार। जो कक्षा है वो कैसी है, पृथ्वी जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, परवलयाकार, इलिप्टिकल, और यू में से पैराबोलिक ऑल्सो। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ होता है, रास्ता कैसा होता है, कक्षा कैसी होती है, परवलयाकार। ठीक, जब पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक अवस्था ऐसी आती है, अच्छा सूरज एकदम ठीक बीच में भी नहीं है ना, यहां है, समझ जाओ स्थिति। अब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी और सूरज की दूरी जो है वो सबसे न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, उपसौर की अवस्था। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हुए अपने परवलयाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूरज और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, उसे हम कहते हैं उपसौर। और यही पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब इससे सूरज और पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक मिसकंसेप्शन, यदि किसी को भूगोल की जानकारी नहीं है तो एक मिसकंसेप्शन होगा कि आग के जितने हम नज़दीक चलते जाएंगे उतनी हमें गर्मी बढ़ेगी, है ना, आग के। तो लोगों को एक भ्रम होता है कि भाई गर्मी और ठंडी वो इस परवलयाकार कक्षा में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के जब सबसे निकटतम होती है तो गर्मी होती है, सूरज के सबसे दूरी में होती है तो सर्दी होती है। बिल्कुल गलत है। गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद, ऑटम, स्प्रिंग, ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से तय नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ऐसे भी गलत है कि इस कंसेप्ट को जब हमने देखा, उपसौर और अपसौर, इस कंसेप्ट को देखा तो हमने देखा कि ये जो स्थिति है वह उपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जनवरी को बनती है। 4 जनवरी मतलब पृथ्वी और सूरज की सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी कब होती है, 4 जनवरी की तिथि को। अच्छा 4 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसा कभी कभी इधर शिफ्ट होता है, लेकिन मेन यही है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसी बात है कि सूरज के सबसे निकटतम होने से गर्मी होनी चाहिए तो 4 जनवरी को सबसे निकटतम होता है, लेकिन भारत में आप जानते हो जनवरी में ठंड होती है ना स्थिति, जबकि ऐसा, अगर ऐसा है तो उल्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे निकटतम सूरज और पृथ्वी 4 जनवरी के होते हैं और भारत में उस समय ठंड होती है। तो ये गलत हो गया कंसेप्ट कि सूरज से सबसे नज़दीक होती है इसलिए गर्मी आती है और सबसे दूर होती है इसलिए सर्दी आती है, बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या है कारण, कारण क्या है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु का कारण क्या है। हालांकि अब शरद और बसंत नाम मात्र का दिखता है, पहले के लोग कहते थे कि 3 महीना का गर्मी, 3 महीना का सर्दी, 3 महीना का बसंत, 30 महीना का शरद, लेकिन साला अब तो लगता है कि 6 महीना गर्मी होता है, 8 महीना गर्मी होता है, 3 महीना ठंडी होता है और 10-15 दिन का बरसात होता है। ऐसा ही होता है लगभग सीजन। अच्छा, लेकिन फिर भी अपन भौगोलिक उस पर चलते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं कि ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है,
ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आपके हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फ्रिज से और ये सबसे जो गैसें निकल रही हैं उससे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, वो कार्बन एमिशन हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे गर्मी बढ़ रही है, वो चीज़ें अलग है। तो इसका कारण भी है कि जो ऋतुओं का जो पैटर्न आज से 100-150 साल पहले हुआ करता था वो लगभग बदल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन देखिए ऐसा क्यों, और आपको ये भी पता है कि सूरज जो है, एक और इमेज चाहिए बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज नेट में, पूरा नेट में प्रॉब्लम है आज। ये देखो, इसकी स्थिति देखो। आपको ये तो पता है कि पृथ्वी जो है रोटेट करती है, घूर्णन करती है, और वो किस पर करती है? अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर। एक्सिस क्या है? एक गोले के ठीक बीच से जाती हुई इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। कि पृथ्वी जो है उस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। ठीक, तो पृथ्वी जो है, आपको ये पता है कि ये कितने एंगल पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। पृथ्वी जो है सीधा सीधा ऐसे नहीं घूमती है, पृथ्वी जो है ऐसे 23.5 डिग्री ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है 23.5 डिग्री। ठीक, ये आपको पता है। अब ये बहुत बड़ी वजह बनेगी, देखो आप कैसे वजह बनेगी। ये वो सब कहाँ गया? हाँ, ये देखो, अब ये जो है पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी किस तरह इसकी स्थिति, यहां पर इसके अक्ष की स्थिति कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी होगी। यहां पर इसके अक्ष की स्थिति कैसी होगी? ऐसी होगी। और यहां पर इसके अक्ष की स्थिति कैसी होगी? ऐसी होगी। और यहां पर इसके अक्ष की स्थिति कैसी होगी? ऐसी होगी। ठीक है, इस अवस्था में पृथ्वी ऐसे घूम भी रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, साथ ही साथ परिक्रमा कर रही है सूरज का। तो हमेशा इसकी स्थिति ऐसी है, घूमते 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 यहाँ पहुंची, ऐसी हो गई। घूमते 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 यहाँ पहुंची, ऐसी हो गई। घूमते 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 यहाँ पहुंची, ऐसी होगी, ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, अब इससे पहुंचते हैं यहाँ, ये देखो, ये स्थिति है, मान लो ऐसी है, ऐसी है, तो घूमते घूमते हमेशा इसकी स्थिति ऐसी है। अगर मान लो ऐसा बना देता तो ये डेट इधर चला जाता और ये डेट इधर आ जाता। मूल मुद्दा क्या है समझना। चलो, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यहां से पकड़ता हूं मैं, यहां से, यहां पर आपको कैसा दिख रहा है? ऐसे झुकी हुई है। अच्छा, अब ऐसा झुका हुआ है और ये जून 22 बता रहा है, लेकिन आपको पहला उत्तर, अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको क्या लेना है? जून 21। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको उत्तर लेना है ये। ठीक, चलिए, जून 21 ये स्थिति बनती है जून 21 को, मतलब 4 जनवरी को। 4 जनवरी, अब मैं याद दिलाना मेरे को, 4 जनवरी में जाऊंगा मैं, पहले इसको समझ लो। ऐसे घूमते हुए, अपने एक्सिस पर घूमते हुए, अपने अक्ष पर घूमते हुए और परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति आ गई, इधर है। जब यहां पर है तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर ऐसा है तो आप एक बात याद रखना, आपका कंफ्यूजन हमें कभी नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। सूरज की ओर झुकना, सूरज की ओर अगर 23.5 डिग्री झुका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या देखना है आपको? ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है सूरज की ओर, मतलब इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है ना सूरज की ओर। उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है तो आपको दो चीज ध्यान रखना है।
सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी, झुका हुआ है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका हुआ है, तो सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी। और अगर अच्छा एक बात क्लियर होगी कि झुका हुआ है सूरज की ओर, तो उस हिस्से में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, उस हिस्से में क्या होगा, रोशनी ज़्यादा होगा पक्का। कैसे ज़्यादा होगा, तो ये देख लो आप, ये 66.5 डिग्री दिख रहा है, ये इधर पोल की ओर दिख रहा है आपको, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर, यहाँ बीच में इक्वेटर, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ 23.5 डिग्री होगा, और यहाँ पर फिर 66.5 डिग्री। ये तो आप पहले जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई ऐसा है जो नहीं जानता इसको? जानते हो? अच्छा, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री है और नीचे की ओर भी 23.5 डिग्री। उत्तर को उत्तरी अक्षांश क्या बोलेंगे हम? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऊपर की ओर है जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर, और भूमध्य रेखा के जो नीचे है उसे हम क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, सदर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड सदर्न लैटिट्यूड कहेंगे। अच्छा, अब ऐसी अवस्था जब आपको दिख रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं हम? कर्क, और इसे मकर ये कहते हैं। कर्क मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मकर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन दिस अर्थ इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सन, आपको ऐसा लग रहा है कि सूरज की जो रेडिएशन है वो लंबवत पड़ रही है कर्क रेखा पर, एकदम खड़ी, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा ही होता है। सूरज की रेखा, सूरज की रोशनी एकदम लंबवत पड़ रही है 23.5 डिग्री मकर रेखा पर खड़ी है ना। मतलब द रेडिएशन फ्रॉम सन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खड़ी पड़ रही। सूरज की रोशनी एकदम खड़ी पड़ रही है, इससे आपको क्या अर्थ समझना है? मतलब गर्म, वहां पर गर्म होगा, वहां पर गर्म होगा। और इस अवस्था में जब सूरज की ओर ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कौन सा हिस्सा झुका है? उत्तरी गोलार्ध का। मतलब उत्तरी गोलार्ध में रोशनी भी ज्यादा होगी और गर्मी भी ज्यादा होगी, है ना। अब यहां से देखो, आप दो चीजें रिलेट करोगे। जब ये उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है, तब आपको यहां से यहां तक उजाला दिख रहा है पूरा। इसका मतलब, अच्छा ये स्थिति, तब आप क्या बोलोगे कि नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने तक दिन होता है नॉर्थ पोल पे। इस अवस्था में होगा, यहां से शुरू होगा, समझ जाओ। कब से शुरू होगा? जून 21 से। ठीक, अच्छा। अब कब तक रहेगा नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन? यहां से लेकर यहां तक रहेगा। 22 दिसंबर से बदल जाएगा। ठीक है, अभी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। कब तक रहेगा? जब ये स्थिति यहां से यहां बदलेगी तब बदलेगा। ठीक है, अच्छा। मतलब ये घूमते 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 सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं नॉर्थ पोल में पूरा दिन, घूमते 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 अभी दिन ही चल रहा है नॉर्थ पोल में। जैसे ही इस तारीख को पहुंचेगा सूर्य, अब ये कैसा हो, इस स्थिति में पहुंच गया, ऐसा पहुंच गया है ना। 22 दिसंबर को वो पृथ्वी की स्थिति वो थी। अब ये सूर्य, अब ये क्या सूर्य की ओर झुका हुआ है? नहीं, अब उसके विपरीत झुकाव है इसका। विपरीत झुकाव जिस क्षेत्र का होगा, तो आप क्या समझोगे? उल्टा हो जाएगा। मतलब विपरीत झुकाव हो गया है। देखो ये विपरीत झुकाव, तो लंबवत, अब सूरज की रोशनी लंबवत 23.5 डिग्री मकर रेखा पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी कि मकर पे पड़ रही है? ये बताओ। अब मकर पे होगी। अब किस पे होगी? मकर पे लंबवत पड़ेगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब इधर दिन हो जाएगा पूरा, उजाला इधर बढ़ जाएगा, दक्षिण ध्रुव को ओर बढ़ जाएगा, साउथ पोल की ओर। मतलब यहां से अब हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन शुरू हो गया, और उधर हो जाएगा 6 महीने के लिए रात। ये स्पष्ट है? किसी को कोई शंका, कोई दर्द? यहां तक क्लियरिटी है? ऐसे नोनी? अच्छा, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई भैया, इस तारीख से पूरा दिन होगा नॉर्थ पोल में,
और ये अवस्था कब तक बनी रहेगी? पूरा आधा चक्कर लगाते तक ये अवस्था बनी रहेगी। मतलब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा? रात। अगर वहां उत्तरी ध्रुव पर दिन है 6 महीने के लिए तो इधर क्या होगा? रात। एक ही चीज को पकड़ लेना, बाकी चीजें उल्टी हैं। दोनों चीजें याद रखने की कोशिश करो, कंफ्यूज हो गए। तो भैया जून 21 की स्थिति में कहाँ 6 महीने का दिन है? उत्तरी ध्रुव पर। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर ऑटोमेटिकली रात होगा, उसके ऑपोजिट विपरीत होगा। अच्छा, अब चूंकि दिन नॉर्थ पोल की ओर है, मतलब नदन हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर कौन सा मौसम होगा? यहां पर समर होगा, गर्मी होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी लंबवत किधर पड़ रही? कर्क रेखा पर। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? गर्मी होगा। उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? गर्मी होगा। इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव में उस समय ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? आपसे कोई को पूछे भाई इधर क्यों गर्मी होगी और इधर क्यों ठंडी होगी, आप बोलोगे सूरज की रोशनी क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है तो इधर का एरिया ज्यादा गर्म होगा। आप बोलोगे दक्षिणी ध्रुव पर जून 21 की स्थिति में ठंडी क्यों है? क्योंकि सूर्य की रेखा इधर तिरछी पड़ रही है और सूर्य की रोशनी जहां तिरछी पड़ेगी वहां पर सूरज की रेडिएशन, सूरज की वो जो किरणें हैं वो उतनी गर्मी बिल्कुल पैदा नहीं करेगी। ये बात स्पष्ट है? क्लियर है? ओके। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए शब्द है। इसके लिए शब्द क्या है बताता हूं। ग्रीष्म आयनान। 21 जून को कौन सी स्थिति बनी? ग्रीष्म आयनान। और एक और चीज इसे 21 जून को ग्रीष्म आयनांत क्यों कहते हैं? एक तो ये इस अवस्था गर्मी में ही आएगी इसलिए ग्रीष्म हो गया, और आयनांत आप समझो। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 365 दिन लगता है, लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगता है, एक रेवोल्यूशन में लगता है। इस पूरे एक चक्कर लगाने में वो कौन सा दिन है जब दिन सबसे लंबा होता है? दिन सबसे लंबा होता है वो होता है 21 जून को। आप तो ये नॉर्मली ये जानते ही हो, गर्मी में क्या होता है? दिन लंबे होती हैं, रातें छोटी। यही होता है गर्मी में। और ठंड में क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है, रातें लंबी, है ना? मतलब गर्मी में दिन लंबा है तो गर्मी में परेशान हो, गर्मी में दिन लंबा है, दिन में गर्मी लगती है तो परेशान हो, रात है, रात में सर्दी लगती है, रात लंबी है तो रात में परेशान हो। नहीं, तो गर्मी में क्या होता है? दिन लंबे होते हैं। बस एक ही चीज याद रखो, गर्मी में दिन लंबा होता है मतलब उसका उल्टा हो जाता है, रातें छोटी होंगी। सर्दी में उल्टा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा तो रातें लंबी हो जाएंगी, है ना? ये रातें लंबिया लंबिया कौन सा गाना है अभी? जो सिद्धार्थ तो इसमें है क्या? मल्होत्रा, कियारा। अच्छा चलो, आडवाणी की रिश्तेदार है वो, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ, कियारा आडवाणी उस रिश्तेदार है उसकी। ये बात स्पष्ट है अभी तक? चलो, अब यहां पे पहुंचे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएगा? सर्दी शुरू हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव में गर्मी। क्यों? क्योंकि इस समय सूरज की रोशनी लंबवत किस पर है? मकर रेखा पर। ठीक है, अच्छा ओके। एक बेचारा जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर विषुवत रेखा, इसके आसपास का ये इलाका, ये बेचा हमेशा पिराया रहता है, पिराया रहता है। इधर देखो ब्राजील वजील, ये अफ्रीका के देश पड़ते हैं इक्वेटर के इधर उधर। वहां के देखना लोग एकदम भग करिया, कोयला शर्मा जाए। क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां हमेशा गर्मी रहती है। और एक और रीजन है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहां बहुत ज्यादा पानी भी गिरेगा, बरसात भी होगा। अगर मान लो समुंदर उस अवस्था में है तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो उतनी ज्यादा पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा, उतना ज्यादा बादल बनेगा, उतना बारिश होगा। और ज्यादा बारिश होता है इसलिए विश्व के घने लंबे बड़े बड़े जंगल आपको यही 0 डिग्री के इधर उधर दिखाई देंगे। अमेज़न के जंगल ये सब वहीं दिखाई देंगे, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि वहां कभी भी वर्षा हो सकती है, हमेशा। कभी भी फर 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 पानी गिरा
कभी भी हो सकता है, ठीक है। और क्यों कभी भी होता है? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो समंदर या वो नदियों से पानी बहुत ज़्यादा भाप बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे और वर्षा होगी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है दोनों स्थिति। तो सबसे लंबा दिन कौन से? 21 जून को। 21 जून को पड़ेगा। किधर पड़ेगा? उत्तरी ध्रुव में। किधर? ठीक, इधर सबसे लंबा दिसंबर 22 को क्या होगा? सबसे, और इसको क्या हम बोलेंगे? वो अगर ग्रीष्म अयनांत है तो इसे हम क्या बोलेंगे? शीत अयनांत, और इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस। ये दोनों मेरे उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्लियर है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए कि रोशनी किधर ज्यादा पड़ती? जिधर झुका हुआ है उधर रोशनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब आइए ये दोनों अवस्था को देख लेते हैं। अच्छा, एक उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द सुनेंगे आप, उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द सुनेंगे, है ना। देखिए, मार्च 21 को स्थिति ये है, ऐसे घूमते 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 अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे, मान लो इस समय देखो, उससे पहले मैं इनकी स्थिति बता देता हूं। बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी को अपन इक्वेटर बोलते हैं, इसी को अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक, विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अच्छा, इस समय सूरज की रोशनी, रेडिएशन की स्थिति क्या होगी? ये ऐसा दिख रहा है ना आपको? वास्तव में ऐसा समझ लो कि वो जो मोबाइल है वो सूरज है, पृथ्वी इस समय ऐसी है सामने, ठीक सामने। मुझे ये बताओ, और अक्षांश 0 डिग्री है, ये गया है ये 20 से। मुझे ये बताओ, सूरज की रोशनी इस समय एकदम लंबवत खड़ी कहां पड़ रही है? एकदम इक्वेटर पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, एकदम पैरेलल विषुवत रेखा पर। समझ गए, है ना। अब ये सूरज है और ये स्थिति यहां हुई, एकदम सीधा विषुवत रेखा, जो ये तो एक्सिस है हमारा, झुका हुआ एक्सिस, और यहाँ पर इसके ठीक बीच से यहाँ पर कौन सी? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है, जो विषुवत रेखा। सूरज की रोशनी ठीक खड़ी इक्वेटर पर पड़ रही है, ठीक। अब यही स्थिति तो घूमकर वो सूरज है तो उस तरफ भी जाकर बनेगी ऐसे, और उस समय भी क्या पड़ेगा? सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी? बीचों बीच इक्वेटर पर ना। अब ये होगा तो क्या होगा? ये होगा तो क्या होगा? ये होगा तो यहां रातें लंबिया लंबिया नहीं होंगी, यहां पर दिन भी लंबिया होगा और रात भी लंबिया होगी, मतलब बराबर होगा। यहां पर दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात बराबर हो जाएंगे, यहां भी दिन और रात बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 21 मार्च को और सितंबर 23 को, दिन और रात बराबर। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा इस स्थिति में? इस तारीख को 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होगा? सूरज की किरणें, सूरज का रेडिएशन कैसे पड़ेंगी? कहां पड़ेगी? लंबवत। कहां परपेंडिकुलर होंगी? इक्वेटर पर। और इस अवस्था में इक्वेटर पर पड़ रहा है, देखो ऐसे समझो, ये है ऐसी स्थिति पृथ्वी की, ठीक सामने है, इक्वेटर पर पड़ रहा है, बीच में लंबवत है। इसका मतलब इसके जो सामने जो आधा गोला है वहां तक रोशनी पहुंचेगी और आधे गोले पर पीछे रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो दिन और रात कैसा होगा? ठीक, ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, जब ठीक इक्वेटर पर लंबवत है तो ऊपर साइड, जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे मान लो इससे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते जाए तो सूरज की रोशनी तिरछी होती जाएगी। तो खड़ी तो यहाँ है ना, ऐसे सूरज है मान लो ऐसे, तो खड़ी यहाँ पड़ रही। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे सूरज की रोशनी तिरछी होती जाएगी, ये देखो तिरछी जाएगी। और सूरज की रोशनी जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर गर्मी नहीं होगी, वो अपनी इंटेंसिटी खोता जाएगा, गर्मी लूज होती जाएगी, है ना।
तो अब ऊपर 21 मार्च को ऐसी स्थिति दोनों तरफ होगी। तो 21 मार्च को जो स्थिति आपकी बनेगी उत्तरी गोलार्ध में, वो क्या बने, किस ऋतु की बनेगी? ये देखो सेम है ना, बिल्कुल यही स्थिति उधर भी और वही स्थिति इधर भी होगी। उस साइड रोशनी पड़ रही है, तो इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? बसंत। अगर इधर बसंत है, इसी को पकड़ो बसंत, तो इसके उल्टा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो, कौन सा ऋतु होगा? शरद ऋतु। आप केवल उत्तरी गोलार्ध को पकड़ के पकड़ो, नहीं तो सब दोनों में खिचड़ी हो जाएगा। केवल ना उत्तरी गोलार्ध को पकड़ना और वहां क्या चेंज हो रहा है इसको ये ध्यान रखना, उसका उल्टा होगा दक्षिण में। तो क्या होगा? 21 मार्च की स्थिति को जब सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर लंबवत होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? बसंत। बस इतना याद रखना, बाकी ऊपर नीचे सब हो जाएगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कि कौन सा ऋतु होगा? बसंत। तो ठीक उल्टा उसी में 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शरद। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा फिर? शरद। अब इसका ठीक उल्टा ऊपर कर लो। अगर इधर उत्तरी गोलार्ध में बसंत है, तो उधर उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होगा? शरद। क्लियर? मतलब एक ही को पकड़ो, काम हो गया। और सब दोनों करने की कोशिश करोगे, खिचड़ी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा 21 मार्च को? 21st of मार्च को क्या होगा? when sun rays are perpendicular, they are directly falling on the equator, then the season on the northern hemisphere is बसंत को क्या बोलते हैं? autumn. Autumn is autumn. And on the contrary, on the southern hemisphere, if autumn is here in the northern hemisphere, then on the contrary, here in the southern hemisphere, the season will be spring. ठीक? केवल एक चीज को याद रखो, इसका उल्टा 21 मार्च को यहां बसंत है, इधर क्या होगा? शरद। और इसका ठीक उल्टा कर दो यहां पर, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद हो जाएगा ये। ठीक? क्लियर है? और यहां पर ऐसे ही याद रखो भाई, इधर झुका हुआ है तो इधर का गर्मी होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इधर सर्दी होगा। और अगर ये स्थिति बदल गई इधर, तो इधर ऊपर सर्दी हो गया। ठीक? अगर रटने की कोशिश करो तो गया, अगर इसको समझ गया हो तो अब वो कभी नहीं भूलोगे, अपना दिमाग लगा के निकाल लोगे। ठीक? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सी तारीख को? 21 जून को। अगर 21 जून ऑप्शन में नहीं रहा तो 22 जून। और इस दिन को जब सबसे लंबे दिन होते हैं, क्या कहा जाता है? ग्रीष्म अयनान, इंग्लिश में समर सोल्स्टिस। और वो कौन सी तिथि है जब दिन सबसे छोटा, यानी कि रातें सबसे लंबी होती हैं? उल्टा भी तो पूछ सकता है ना भाई, दिन यहां पर सबसे लंबा है तो रातें सबसे छोटी है। सबसे ऐसा भी उल्टा बोल सकता है ना कि सबसे छोटी रात कब होती है, पता चला घूम गए। अबे जब दिन सबसे लंबा है तो सबसे छोटी रात है, तो सबसे छोटी रात भी कब हो रही है? और यहां पर दिसंबर 22 को क्या हो रहा है? शीत ऋतु में दिन सबसे छोटी ठंडी होता है ना दिसंबर में। दिन सबसे छोटी कौन सी तारीख को? 22 दिसंबर। मतलब इसी समय रात सबसे लंबी होगी। क्लियर है? और इन दोनों परिस्थितियों को क्या कहते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सूरज की रोशनी लंबवत होती है, कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो इन दोनों इस स्थितियों को अपन कहते हैं विषुव की स्थिति। क्या कहते हैं? विषुव। कौन सी स्थिति है ये? विषुव। इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, विषुव की स्थिति। हाँ, अब अगर नामकरण करना हो, नामकरण कि भैया 23 सितंबर का कौन सा विषुव, तो आप हमेशा उत्तर वाला पकड़ना। उत्तर में कौन सा मौसम है? शरद विषुव। अगर ऐसा हुआ तो 23 सितंबर को कौन सा है? ऑटम इक्विनॉक्स। ये देखो लिखा है ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है? और अगर बोलेगा कि भाई 21 मार्च को कौन सा विषुव पड़ता है, तो आप बोलोगे बसंत, मतलब वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है? स्प्रिंग भी बोल सकते हो। उल्टा हो गया क्या? रुको रुक जाओ, एक बार क्लियर कर लो।
अरे अरे अरे, बसंत को अपन वो कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषु। ये कौन सा है? बसंत, बसंत विषु। इसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग। रुको रुको, उल्टा हो गया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे वो डायग्राम वहां उल्टा बना है। यहां पर क्या होगा सुनो, थोड़ा सा, ओहो, थोड़ा सा बस ये चेंज करना है ना आपको। ये होगा शरद, ये होगा, अरे ये यहां पे शरद और यहां पर फिर क्या हो जाएगा? बसंत। ये ऊपर थोड़ा उल्टा हो गया ना, ऊपर बसंत मतलब इधर शरद और इधर शरद इधर बसंत। ठीक, शरद को अपन, बसंत को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, बसंत। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटमनल इक्विनॉक्स, मतलब इसे हम बोलेंगे बसंत विषुव। 23 सितंबर को क्या हुआ? बसंत विषुव। और 21 मार्च को क्या हुआ? शरद विषुव। मतलब वर्नल और वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये क्लियर है? मार्च में? पगली, ये तो अलग अलग रहेगा ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शरद। दक्षिणी में उस समय बसंत चल रहा होगा। और 3-3 माह का है ये। वैसे अब पता चलता नहीं है, होता है हमारे यहाँ कुछ ऐसा, पता चलता है अब हल्का 15-20 दिन के लिए मेरे को लगता है? हाँ, उत्तरी उत्तर में पड़ती है, तो अब भारत उत्तर में है, तो हमारे यहाँ तो वहां गलत लिखा है फिर। मतलब मैं अपने उससे सही चल रहा था, यहां गलत लिखा है। रुक जाओ, पहले सही था, मतलब वो वहां एक जगह गलत लिखा है, पहले सही था ये। सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही, पहले बिल्कुल सही था ये। पहले मैं उधर से नहीं देखा था, पहले मैं अपने दिमाग से चल रहा था। यहां है ये होगा बसंत और इधर होगा शरद। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इधर बसंत और इधर शरद। अब इक्विनॉक्स हमको बोलना है कि 21 मार्च को कौन सा, तो आप क्या बोलोगे? बसंत विषुव। ये दोनों स्थिति क्या है? विषुव की स्थिति, इक्विनॉक्स की स्थिति, तो बसंत इधर और इधर ऑटम। आप बोलोगे इधर शरद विषुव। अब क्लियर है ये? ऊपर की तरफ, वो बीच वाला तो हमेशा गर्म रहता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि इधर बसंत और इधर सोलर का प्रकाश है ना, तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, वो बस एक ही जगह का पकड़ के रख। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? बस यही पकड़ना, और चारों पकड़ने की कोशिश मत करना, फिर तो सब आसान हो गया, है ना? वो मत देखो, बसंत और शरद लगभग एक जैसा होता है। क्या होता है? ना गर्मी होती है ना ठंड होता है ना? ऐसा ही होता है। अच्छा, ये मौसम बदल किसकी वजह से रहा है? क्या पृथ्वी के अपने अक्ष, अपने एक्सिस पर रोटेशन से मौसम बदल रहा है? पगली, रोटेशन मतलब घूर्णन। क्या घूर्णन की वजह से मौसम बदल रहा है? हाँ, एक वजह है कि ये जो मौसम बदल रहे हैं, एक 23.5 डिग्री झुकाव पृथ्वी का, और एक
रेवोल्वेशन, परिक्रमा। ये जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी सूरज के चारों ओर, ये दोनों वजह है, इसकी वजह से मौसम हो रहा है। और दिन और रात क्यों हो रहे हैं? घूर्णन की वजह से। दिन और रात किसकी वजह से हो रहे हैं? घूर्णन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो पृथ्वी पर एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात, इसकी वजह है अपनी अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट अकर। लेकिन एक सवाल और पूछता हूं, दिन और रात के छोटे बड़े होने का कारण क्या है? दिन और रात के बड़े या छोटे होने, ये किसकी वजह से होता है? बड़े या और छोटे होने का वजह? ये बताओ मेरे को, बड़े और छोटे होने की वजह। एक तो रिवॉल्वेशन, मतलब परिक्रमण, परिक्रमण जो पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है उसकी वजह से। और दूसरा एक और कारण क्या है? पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। ठीक, हाँ अनिल साहब ला लिया? हाँ हाँ, अभी अभी मैं पटाऊंगा। अभी तो कल ही मेरे को मिला है बिजली बिल। अरे आया है बिजली बिल तो ज़्यादा है, अभी बीच में ही ऐसी शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से 6,500-7 हज़ार है। हाँ हाँ, अच्छा मैं वो ला लिया हूँ, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है ला लिया हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर बाल्टी ला लिया, बस रेत भरना है, आज भर लूँगा। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक। 23.5 डिग्री झुकाव। मान लो कभी फंसा दे आपको, परिक्रमा भी दिया हो, घूर्णन भी दिया हो, रोटेशन भी दिया हो, और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ 23.5 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब 23.5 डिग्री का झुकाव। आप किसको चुनोगे? 23.5 डिग्री वास्तव में दिन और रात के छोटे होने का कारण। लेकिन वैसे कारण दोनों है ना, क्योंकि अगर परिक्रमा नहीं करेगा तो भी नहीं होगा, तो कारण तो दोनों है। ठीक, ये क्लियर है? सर वो जो आप बताए थे सबसे लंबा दिन तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में होगा, और उसी दिन सबसे लंबा रात हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। नहीं ए पगली, उत्तरी गोलार्ध में ही होगा दिन और रात। अगर मान लो उत्तर में सबसे लंबा दिन है, अगर उस 24 घंटे में सबसे लंबा दिन उसने पकड़ लिया, तो सबसे छोटी रात वहीं तो होगी। 24 घंटे में अगर मान लो 24 घंटे, रुक जा, 24 घंटे में 14 घंटे दिन हो गया मान लो, तो रात कितने घंटे की हो गई? 10 घंटे की। वो वहीं हो गया ना जहां दिन हुआ है। नहीं तो मैं ये पूछ रही थी सबसे लंबी रात कहाँ होगी? सबसे लंबी रात 22 दिसंबर, क्योंकि उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। क्या? हाँ मैं समझ गया, लेकिन वैसे तुमको नहीं सोचना है। तुम ये सोचो 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में मान लो 14 घंटे दिन हो गया, तो जिस जगह 14 घंटा दिन हुआ वहीं तो रात छोटी हुई है ना। ठीक है, चलो अब आप एक छोटा सा सब हेडिंग लिखो कि पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के प्रभाव। क्या लिखना है? प्रभाव। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के प्रभाव, मतलब इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन और डेली मूवमेंट, डेली रोटेशन। क्योंकि आपको पता है एक पूरा रोटेट होने में कितना समय लगता है? लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। है ना? चलो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव बताओ, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से क्या होता है? दिन और रात। पहला लिखो दिन और रात। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट।
अच्छा, एक और चीज, अच्छा ये चलो ये तो गलत है, इसको अपन पढ़े नहीं। ये देखो, अर्थ अपनी अपनी कक्षा पर पृथ्वी कौन सी दिशा में रोटेट करती, घूर्णन करती, वेस्ट से ईस्ट, है ना। अच्छा ये पृथ्वी है, अब मान लो सूरज कहाँ, यहीं कहीं है, मान लो सूरज है और यहाँ चंद्रमा भी इसके चक्कर लगाती, तो चंद्रमा है ये ना। हम वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी घूम रही है, तो हमको ये किधर घूमते हुए नजर आएंगे, वेस्ट से ईस्ट। हम घूमते 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 ऐसे क्रॉस करेंगे इसको, जैसे मान लो यहाँ खड़ा है हमारा समारू, यहाँ खड़ा है समारू, यहाँ खड़ा है, ये जा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन वास्तव में हम घूम रहे हैं हमेशा। हम पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि सतह के ऊपर है ना हम लोग, अंदर थोड़ी है, इसके अंदर अंदर तो कोर है। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग इसकी सतह पे हैं, जो गोला दिख रहा है ना इसकी सतह पर है। बहुत परेशान होता था मैं 5वीं 6वीं क्लास में कि ये पृथ्वी, हम लोग अर्थ में रहते कहाँ हैं। हमको लगता था अर्थ के बीच में रहते हैं, कोर में, है ना, जहाँ सूरज जैसी गर्मी है वहाँ रहते हैं अपन, ऐसा लगता था। लेकिन हम हैं सतह पर, हम घूम रहा, समारू जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से गुजरा, वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। इसको लगा चंद्रमा, मैं पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं जा रहा हूँ, चंद्रमा वास्तव में पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। इसको ऐसा उल्टा लगेगा। तो देखो अब मैं दूसरी लाइन क्या लिखोगे, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से, चंद्रमा और सूर्य और अन्य पिंड, चंद्रमा सूर्य जैसे पिंड, ऐसा लिख लो, चंद्रमा सूर्य जैसे पिंड, बॉडीज, पिंड मतलब बॉडीज, पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। ठीक, एक ये हुआ। अच्छा वो बिल्कुल उसी स्थिति को समझ लो, एक ट्रेन खड़ी है बगल में, हमारी ट्रेन चल रही है और हम जा रहे हैं, हमको क्या लगता है वो ट्रेन ऐसे जा रही है, लेकिन मोशन में तो हम लोग हैं, हमको उल्टी दिशा में वो ट्रेन जाते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल वही आभास यहाँ होता है। ठीक, अच्छा एक ये हो गया। तीसरा वर्ड लिखो, हवाओं और धाराओं का दिशा बदलना, हवाओं और धाराओं का दिशा बदलना। ठीक, हालांकि ये घूर्णन की वजह से ही होता है इनडायरेक्ट। कैसे, आप ना बहुत बाद में जब मैं विंड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कोरियोलिस फोर्स बताऊंगा। कोरियोलिस फोर्स, इसको ऐसे लिखते हैं, पगली आप, वो कोरियोलिस फोर्स में आप केंद्रीय बल आता है, अब केंद्रीय बल नहीं है ये है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ये हम आगे देखेंगे। इस कोरियोलिस फोर्स, इस कोरियोलिस शक्ति की वजह से क्या होता है कि, और ये किसकी वजह, कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से पैदा होता है, पृथ्वी की घूर्णन से, रोटेशन से क्या पैदा होता है, कोरियोलिस बल। क्या पैदा होता है, कोरियोलिस बल। पृथ्वी की घूर्णन से कौन सा बल पैदा होता है, कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल की वजह से, इस कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी ध्रुव में पवन किसकी, कौन सी दिशा में मुड़ती है, पश्चिम। उत्तरी रुको, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं ओर, ऐसा लिखो यार, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। अब मैं लगाता हूं ना,
ठीक। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये बस इसको समझ जाओगे आप जब कोरियोलिस फोर्स पढ़ोगे, बताऊंगा। राइट राइट, अपने राइट की ओर, ठीक। ओके, नाउ चौथा पॉइंट, ज्वार भाटा की दैनिक या अर्ध दैनिक आवृत्ति प्रभावित होती है घूर्णन से। ज्वार भाटा की दैनिक मतलब डेली एंड अर्ध दैनिक बोले तो सेमी डेली नहीं, डेली को आप बोलोगे रेगुलर डेली, दैनिक मतलब डेली और अर्ध डेली मतलब आधे दिन का। अब उतना मतलब नहीं, ऐसा बोल लो आप डेली फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड। टाइड और एक उल्टा क्या होता है, ज्वार भाटा, सुने हो ज्वार भाटा? ये भाटा नहीं होता ना, ये भाटा होता है, एक बात याद रखो, ज्वार और भाटा होता है ना, भाटा नहीं हो। भाटा मतलब बंजर भूमि और भाटा मतलब ये वाला भाटा, ज्वार, वो जो उठता है ना लहर, ज्वार, और जब गिरता है भाटा ना। और हमन जो बैंगन खातन वो बोला का की थे, भाटा, वहुला भाटा की थे, लेकिन मेरे ख्याल से बिंदु लगना चाहिए का भाटा, बिंदु नहीं लगता, केवल भाटा है। चलो ठीक है, भाटा ये वो भी है और खाने वाला नहीं। भाटा अच्छा लगता है भाटा? देखो ज्वार भाटा की दैनिक आवृत्ति प्रभावित होती है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब समंदर में आप जानते हो हमेशा लहरें उठती रहती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। अब ये बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। डेली फ्रीक्वेंसी मतलब 2 मिनट के अंतर पे उठ रही है, 3 मिनट के अंतर पे उठ रही है एक दिन में। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलती किसकी वजह से है? इस रोटेशन की वजह से ही बदलती है, कि कभी जो है किसी समय हर 5 मिनट उठ रहा है, किसी समय आधे घंटे में उठ रहा है, ऐसा वो फ्रीक्वेंसी। ज्वार भाटा जो उठता है भाई वो चंद्रमा की वजह से भी होता है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम तो घूर्णन का प्रभाव पढ़ रहे हैं ना। ज्वार भाटा देखो उठता पृथ्वी के रोटेशन से नहीं है, वो उसका मूल कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, ज्वार भाटा उठने और गिरने को नहीं बोल रहा है, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रभावित होती है रोटेशन की वजह से। समझ रहे हो? अच्छा, अब छोटा सा हेडिंग डालो कि परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव। परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव मतलब रिवॉल्वेशन या फिर एनुअल मोशन, द इफेक्ट ऑफ एनुअल मोशन ऑफ अर्थ। वार्षिक गति के प्रभाव, ठीक। सबसे पहला क्या? दिन और रात का बड़ा छोटा होना। दूसरा क्या? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन। तीसरा, ये जो परिक्रमा कर रहा है ना, ये जो परिक्रमा जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, इसी से एक समय जहां कहां पर सूरज की रोशनी लंबवत पड़ रही है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण करता है। लिखो, कर्क व मकर रेखा का निर्धारण यही तय करता है, कर्क व मकर रेखा का निर्धारण। सूर्य की किरणों का तिरछा या सीधा होना पता है आपको? परिक्रमा की वजह से हो रहा है ना, कहीं पर तिरछा पड़ रहा है, कहीं पर सीधा पड़ रहा है। विषुव उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना,
विषुव, विषुव उपसौर अपसौर, का होना, है ना। ध्रुव पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का होना, ध्रुव पर पोल्स पर, ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात होना। तो ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत यदि आपसे पूछ दिया कोई, यह किसकी वजह से होता है? वो तो है ही है, लेकिन 23.5 डिग्री झुकाव भी तो है। दिन और रात का, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और रात का होना, इसका एक कारण परिक्रमण भी है, लेकिन दूसरा कारण 23.5 डिग्री झुकाव भी तो है। वहां लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, आओ अगला मुद्दा, चंद्र ग्रहण और, अरे यार ये कहां कहां उलझ गया है, हुई हुई। आते समझ में आते, पूछूं तो बतावे, नहीं बतास। ये देखो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति, सोलार इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ये क्या है? सूर्य ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण। देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सूर्य ग्रहण में क्या दिखाई नहीं देता। देखो ऐसे समझना, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य को ग्रहण लग गया, मतलब क्या नहीं दिखाई देगा? सूरज नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा को ग्रहण लग गया, मतलब हमें क्या नहीं दिखाई देगा? चंद्रमा नहीं दिखेगा। ठीक, ओके। अब सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनेगी? देखो, आप ये जानते हो कि ये सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये अर्थ है, चारों ओर चक्कर लगाती है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी तो पता है कि चंद्रमा का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, वो भी वही परवलयाकार। ये चंद्रमा भी जो है परवलयाकार रास्ते में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर लगाता रहेगा, ये तो सूरज के चक्कर लगाता रहेगा पृथ्वी, और साथ ही साथ ये भी चक्कर लगाता था कि स्थिति ऐसी आएगी कि चक्कर लगाते हुए सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाएंगे। एक आएगा, अवस्था आएगी, समय आएगा, एक ही सीध लाइन में आ जाएंगे। तो पहली बात कि इस अवस्था को कि जब चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना, मैं वो स्थिति बता रहा हूं, सीजीगी, क्या कहते हैं उसे? सीजीगी, 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 सीजीगी किसे कहते हैं?
चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी, इनका कोई क्रम निश्चित नहीं है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, कोई क्रम निश्चित नहीं है। जब ऐसी अवस्था चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी, है ना, एक रेखीय स्थिति में आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? सीजीगी, सीजीगी। अच्छा, लेकिन अब दूसरी वाली लाइन देखो, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? युति। क्या बोल रहा हूं? युति। युति इंग्लिश में क्या बोलते हैं युति को? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या बोलते हैं इसे? कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब युति क्या बोलते हैं? देखो, चंद्र ग्रहण होगा कब? उसी को युति कहते हैं। जब सूरज, हमको देखो, बताओ भाई, हमको सूरज कब दिखाई नहीं देगा? जब हमारे और सूरज के बीच में कोई आ जाएगा तभी तो सूरज नहीं दिखाई देगा। और कोई जो बीच में आने वाला है वो कौन है? चंद्रमा ही परिक्रमा करके आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में जब सूरज और चंद्रमा के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एक सीध में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, हमें सूरज दिखाई नहीं देता। और इसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? युति, यानी कि कंजंक्शन। ठीक, युति, युति कहते हैं इसको। और सिजगी किसे कहते हैं? कोई निश्चित क्रम ना हो, मतलब ये तीनों, भले पृथ्वी यहां हो, चंद्रमा, ये दोनों स्थिति क्या है? सिजगी की है। ये देखो, ये स्थिति भी सिजगी की है और ये स्थिति भी सिजगी की है। लेकिन युति किसे कहेंगे? जब सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा होगी ना, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा, तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? युति। ठीक है। अच्छा, अब देखो, लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, ये कब होगा? चंद्रमा हमें कब दिखाई नहीं देगा? जब चंद्रमा इसके पीछे चला जाएगा। क्योंकि अब ध्यान देना, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी, लाइट नहीं है ना, वो सूरज की रोशनी से चमकता है, सूरज की रोशनी से चमकता है चंद्रमा, मून। ठीक। अच्छा, अब सूरज की अगर यहां रहेगा, चंद्रमा मान लो यहां पर है, मान लो ये चंद्रमा यहां पर है, तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा ना चंद्रमा? नहीं। अच्छा, सूरज अगर मान लो चंद्रमा यहां होगा तो भी दिखाई देगा, शायद तो दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां खड़ा हुआ व्यक्ति, ये कौन है? समारू। हमारे समारू कहां खड़े है? ए मेर खड़े है, मतलब जहां दिन है। समारू कहां खड़ा है? पृथ्वी कौन से हिस्से में? जहां दिन है। चंद्रमा उसको दिखेगा? भले चंद्रमा यहां है, रोशनी पड़ रही है ना सूरज की, क्या दिखेगा समारू को चंद्रमा? दिन में दिखता है? दिन में चंद्रमा हमको इसीलिए नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि वो, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है ही नहीं, वो तो सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, इसकी वजह से हम इसे देख पाते हैं, वरना हम चंद्रमा को देख नहीं पाते। तो दिन में जब सूरज की रोशनी इतनी फैली हुई तो चंद्रमा वहीं पर है, दिख नहीं रहा है ना, हमें दिखता नहीं है। लेकिन यही चंद्रमा जब यहां है, यहाँ पे समारू के गर्लफ्रेंड है दूसरा, वो तो विदेश में रहते हैं, कौन? मंटोरा। मंटोरा को चंद्रमा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये घूमकर इधर आ गया, हल्की फुल्की रोशनी उसकी पड़ रही, लेकिन इस क्षेत्र में तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही, अंधेरा है, इसलिए चंद्रमा दिखेगा। ठीक, एक स्थिति क्लियर हो गई। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसे पैदा होगी? चंद्रमा की अपनी रोशनी है नहीं, परिक्रमा करते करते ये पृथ्वी और सूरज की आड़ में आ जाएगी इधर, तो अब सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ ही नहीं सकती, पृथ्वी पर पड़ रही, तो एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है, तो चंद्रमा अब किसको नहीं दिखेगा? इन लोगों को चंद्रमा दिखेगा? हमें दिखेगा? किसी को भी दिखेगा? मंटोरा समारू किसी को भी दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब इस पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ पा रही, क्योंकि बीच में कौन है? पृथ्वी।
बीच में पृथ्वी है और सूरज की रोशनी इसको नहीं पड़ रही है, तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये स्थिति क्या हो गई? चंद्र ग्रहण की। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑपोजिशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वियुति। वियुति कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन। क्लियर है? कोनो दिक्कत, कोनो दर्द? ओ, एक समय डायमंड रिंग दिखता है। हाँ, होता है ना, होता है? कितने प्रकार का नहीं, अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग। डायमंड रिंग एक स्थिति होती है जिसे, हाँ मैं बता रहा हूं ना, सूर्य ग्रहण। देखो भाई, ग्रहण एक साथ तो नहीं होता। ये चंद्रमा आके एक ही बार में पटाख से आके खड़ा हो जाएगा और चंद्रमा अचानक सूरज नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते ऐसे आड़े में आते जाएगा, तो सूरज ढकता जाएगा, सूरज ढकता जाएगा। तो एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, है ना। तो चलो, तो कुछ 2-3 लाइनें लिख लो, समझ जाओगे। लिखो, पहले लिखो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, साइड हेडिंग बनाओ, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। कब आएगा, कब होता है सूर्य ग्रहण? अमावस्या। मंथ? अरे पगली, अमावस्या तो बहुत सारा होता है, लेकिन ये तय है, देखो ये तय है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होगा। लिखो, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण हो। नहीं जरूरी है क्या भाई? क्या चंद्रमा कितना समय लेता है घूमने में? है चक्कर लगाने में, पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना लेता है? मून, याद नहीं मेरे को एग्जैक्ट। मून अभी पढ़ेंगे ना, मून। एक ही है, 27 दिन 8 घंटे। 27 परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि 27 दिन 8 घंटे की है। ठीक है। अब ये जानो कि चंद्र सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्यों ऐसा क्यों है? वो जो लिखा है ना, हर अमावस्या को चंद्रमा सूर्य ग्रहण नहीं होता, लिखे हो ना, उसका कारण लिखो, उसको अंडरलाइन करो, नीचे लिखो कारण। क्योंकि चंद्रमा के कक्ष में 5 डिग्री का झुकाव होता है। चंद्रमा के कक्ष में कितने का झुकाव होता है? 5 डिग्री का। अच्छा, एक और लिखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, हाँ सेकंड पॉइंट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है। डायमंड रिंग या हीरक वलय, ये देख,
पूर्ण सूर्य ग्रहण ना। आंशिक सूर्य ग्रहण कब बोलेंगे? जब चंद्रमा ऐसे आना आता है, हल्का हल्का जब छुपता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब पूरा का पूरा ढक जाए। और ये जो डायमंड रिंग, ये देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है रिंग की तरह, डायमंड रिंग। ये स्थिति कब बनती है? पूरे सूर्य ग्रहण के जस्ट सेकंड पहले, कुछ सेकंड पहले, है ना। अरे मत आ, छोड़, चलो। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय की स्थिति निर्मित होती है। अब लिखो छोटा सा साइड हेडिंग, चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा। लिख लो, चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो जरूरी है? नहीं, ये भी लिख लो वहां पर। अब ये भी आंशिक और पूर्ण होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, वो जो ये देखे हो ना, ले, जब नहीं चाहिए तब आ रहा है, ये देखो। अच्छा, किसी भी समय जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो एक रेखा दिखाई दे रही है हमको, ये रेखा जो दिन और रात को पृथक कर रही है ना। ये रेखा जो दिन और रात को, पृथ्वी पर दिन और रात को पृथक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल। ये सर्कल ही है ना जो अलग कर रहा है, प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। चलो दो गई, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आया समझ में? वियुति, देख, ये युति। ए पगली, ये देख, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी, ऐसे